आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में सुनिए सोमवार 16 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद लोग देश छोड़ने के लिए जान जोखिम में डाल रहे हैं। सोमवार को हवा में उड़ते जहाज से गिरकर 3 लोगों की मौत हो गई। यह सेना का एयरक्राफ्ट था और जानकारी के अनुसार लोग इसकी बॉडी पर लटक कर यात्रा कर रहे थे। काबुल शहर के आसमान में उड़ते जहाज से गिरते लोगों का वीडियो भी सामने आया है। इसमें एक के बाद एक लोग नीचे गिरते दिखाई दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि देश छोड़ने के लिए ये लोग सेना के हवाई जहाज के टायरों के बीच में खड़े हो गए थे। काबुल हवाई अड्डे से टेक ऑफ करने के बाद जैसे ही जहाज हवा में पहुंचा, ये लोग एक एक कर नीचे गिरने लगे। शहर के लोगों ने इन्हें गिरते हुए देखा, लेकिन अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है। अफगानिस्तान में तालिबान का कब्जा होने के बाद काबुल के हवाई अड्डे पर भारी भीड़ हो गई है। फिलहाल हवाई अड्डा अमेरिकी सैनिकों के नियंत्रण में है। एक जानकारी के अनुसार हवाई अड्डे पर हुई गोलीबारी में 5 लोग मारे गए हैं और कई लोग घायल हुए हैं। इधर अमेरिका ने कहा है कि वह हवाई अड्डे पर अपने सैनिक तैनात करेगा ताकि नागरिकों को सुरक्षित बाहर निकाला जा सके। अभी काबुल हवाई अड्डे पर भगदड़ जैसी स्थिति है। देश छोड़ने के लिए लोग हजारों की तादाद में वहां जमा हो गए हैं। कई ऐसे भी लोग हैं जो बिना कोई सामान लिए ही हवाई अड्डे पर पहुंच गए हैं। अमेरिका के एक शीर्ष जनरल ने कहा है कि तालिबान द्वारा संचालित अफगानिस्तान से अमेरिका को बढ़े हुए आतंकी खतरों का सामना करना पड़ सकता है। यह चेतावनी ऐसे समय आई है जब अमेरिका के समर्थन वाली अफगान सेना के इतनी तेजी से पांव उखड़ने को लेकर इन खतरों का अनुमान लगाने वाली खुफिया एजेंसियों पर प्रश्न चिन्ह लग रहे हैं। अमेरिकी खुफिया अनुमान में एक हफ्ते से भी कम समय पहले कहा गया था कि विद्रोही काबुल को 30 दिनों में घेर सकते हैं, लेकिन दुनिया ने रविवार को चौंकाने वाली तस्वीरें देखी कि तालिबानी लड़ाके अफगान राष्ट्रपति के कार्यालय में खड़े हैं, जबकि अफगान नागरिकों और विदेशियों की भीड़ देश से बाहर जाने के प्रयास में हवाई अड्डों पर पहुंच रहे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने केरल सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी KMSCL को निजी अस्पतालों के लिए निर्धारित मासिक 25% मात्रा में से कोविशील्ड टीके की 10 लाख खुराक खरीदने की अनुमति दी है। दक्षिणी राज्य में कोविड-19 मामलों में वृद्धि के बीच केरल चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड KMSCL ने इस महीने की शुरुआत में सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया SII से संपर्क किया था ताकि टीकाकरण के लिए कोविशील्ड खुराकों की खरीद की जा सके। इसके बाद SII के सरकार और नियामक मामलों के निदेशक प्रकाश कुमार सिंह ने खरीदी के आदेश को पूरा करने के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय से मंजूरी मांगी। एक आधिकारिक सूत्र ने कहा, विचार विमर्श के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने KMSCL को सीरम संस्थान से निजी अस्पतालों द्वारा खरीद के लिए निर्धारित मासिक उत्पादन के 25% में से 630 रुपये प्रति खुराक की दर से टीका खरीदने की अनुमति देने का निर्णय लिया है। अस्तित्व और नेतृत्व के संकट से जूझ रही कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कपिल सिब्बल के पार्टी अंतरिम चीफ सोनिया गांधी और उनके बेटे राहुल गांधी के साथ बहुत अच्छे संबंध नहीं है। यह बात उन्होंने अंग्रेजी न्यूज पोर्टल द वायर के सीनियर पत्रकार करण थापर को दिए एक साक्षात्कार में बताई। यह पूछे जाने पर कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी से उनकी कैसी ट्यूनिंग है, जवाब आया, ठीक है, पर हमारे बीच सच्चे संबंध, रियल रिलेशन नहीं है।
आगे पत्रकार ने यह भी पूछा कि आप सोनिया गांधी से आखिरी बार कब मिले थे। इस पर सिब्बल स्पष्ट उत्तर नहीं दे सके। उन्होंने कहा कि कुछ समय पहले। एंकर ने जोर देकर पूछा कि इसका मतलब क्या है। हो सकता है कि 1 वर्ष पहले भेंट हुई हो, मुझे फिलहाल याद नहीं है। राहुल गांधी से आखिरी भेंट का प्रश्न हुआ तो सिब्बल ने बताया कि हो सकता है कि झंडारोहण कार्यक्रम के दौरान हुई हो, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि हमारी 2 वर्ष से बात हुई होगी। 2 वर्ष से हमारे बीच बात नहीं हुई है। हालांकि सोनिया गांधी से बात हुई होगी, मैं अभी भी उनका प्रतिनिधित्व करता हूं, पर हमारे बीच अंतर नहीं है, यह पॉइंट नहीं है। टोक्यो ओलंपिक में देश का नाम ऊंचा करने वाले वीरों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को प्रधानमंत्री आवास में मुलाकात की। प्रधानमंत्री ने सभी खिलाड़ियों के साथ ब्रेकफास्ट किया और उन्हें सम्मानित किया। वहीं प्रधानमंत्री ने रियो की सिल्वर और टोक्यो की ब्रॉन्ज मेडलिस्ट महिला शटलर पीवी सिंधु के साथ आइसक्रीम खाकर अपना पुराना वादा भी पूरा किया। सोमवार को 7 लोक कल्याण मार्ग स्थित प्रधानमंत्री आवास पर टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने वाले सभी भारतीय खिलाड़ी पहुंचे। गोल्डन बॉय नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु और पुरुष हॉकी टीम सहित कई खिलाड़ियों से प्रधानमंत्री ने अपने आवास पर मुलाकात करते हुए उनके साथ ब्रेकफास्ट किया। समाचारों के बीच में हम आपको यह जानकारी भी दे दें कि मौसम के अपडेट जानने के लिए समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के चैनल पर प्रतिदिन अपलोड होने वाले वीडियो अवश्य देखें। मौसम से संबंधित अपडेट मूलतः किसानों, निर्माण कार्य, यात्रा या समारोह आदि के लिए फायदेमंद साबित हो सकते हैं। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया के द्वारा अब तक मौसम के जो पूर्वानुमान जारी किए गए हैं वे 95 से 99% तक सही साबित हुए हैं। अफगानिस्तान में तख्ता पलट के बाद चीन ने अपने मंसूबे जाहिर कर दिए हैं। उसने तालिबान से मित्रता की इच्छा व्यक्त की है। उधर भारतीय जनता पार्टी के सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने मोदी सरकार को आगाह करते हुए ट्वीट किया कि पैर जमाने के 1 वर्ष बाद तालिबान, पाकिस्तान और चीन भारत पर हमला करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि तालिबान पहले वर्ष ऐसे लोगों को सरकार में शामिल करेगा जो उदारवादी हों। इस बीच प्रदेश स्तर पर कट्टरपंथी लोगों को नेतृत्व सौंपा जाएगा। 1 वर्ष बाद जब तालिबान के पैर जम जाएंगे तब तालिबान, पाकिस्तान और चीन मिलकर भारत पर हमला करेंगे। एक यूजर के ट्वीट का जवाब देते हुए उन्होंने ये भी कहा कि यदि भारत का मौजूदा नेतृत्व स्थिति से निपटने में सक्षम नहीं है तो उसे हट जाना चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तंज कसते हुए कहा कि यदि ऐसा नहीं कर सकते तो जगह छोड़ दें, कोई दूसरा आकर ये काम अच्छे से कर लेगा। तालिबान अफगानिस्तान पर पूरी तरह कब्जा करने के अत्यंत समीप पहुंच चुका है। राष्ट्रपति अशरफ गनी देश छोड़कर जा चुके हैं। काबुल पर तालिबानी कब्जा कर चुके हैं। काबुल हवाई अड्डे पर अफरा तफरी की कुछ तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसे देखकर वहां की अव्यवस्था का अनुमान लगाया जा सकता है। वहीं कुछ ऐसी तस्वीरें भी सामने आई हैं जिनमें तालिबान के डर से ब्यूटी पार्लर के मालिक दीवारों पर लगी महिला मॉडल की तस्वीरों को पेंट करके उन्हें छुपाते दिख रहे हैं। पेगासस जासूसी विवाद पर केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि आरोपों की जांच के लिए समिति का गठन होगा। इसके साथ ही सरकार ने जासूसी के आरोपों का खंडन किया है। इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने एक हलफनामे में कहा, उपरोक्त याचिका और अन्य संबंधित याचिकाओं में प्रतिवादियों के विरुद्ध लगाए गए किसी भी और सभी आरोपों से स्पष्ट रूप से इनकार किया जाता है।
भारत की पहली नेजल वैक्सीन BBV154 को सेकंड और थर्ड फेज के क्लिनिकल ट्रायल की मंजूरी मिल गई है। इस वैक्सीन को भारत बायोटेक और सेंट लूसिया की वॉशिंगटन यूनिवर्सिटी मिलकर बना रही है। ये दुनिया में अपनी तरह की सबसे अलग वैक्सीन है। इस वैक्सीन के पहले फेज के ट्रायल इसी वर्ष जनवरी में आरंभ हुए थे, जो हाल ही में समाप्त हुए हैं। इसमें 18 से 60 वर्ष तक के हेल्थ वॉलंटियर्स शामिल थे। दूसरे और तीसरे फेज के ट्रायल के बाद ये वैक्सीन देश में उपलब्ध हो सकती है। यदि ऐसा होता है तो ये देश की पहली नेजल वैक्सीन होगी। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज की समाचार श्रृंखला में शरद खरे से सोमवार 16 अगस्त का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। मंगलवार 17 अगस्त को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर उपस्थित होंगे। आपको ये ऑडियो बुलेटिन यदि पसंद आ रहे हो तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।